नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। हम बात करेंगे आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की, और उसमें देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या देखेंगे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, और ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले सालों में आए हुए हैं। इनमें से एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा कि जो किसी भी एग्जाम में नहीं आया हो। ठीक, तो देखते हैं हम क्वेश्चन। इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 11 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपको एक का उत्तर आपको स्वयं ही देना होगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, खिलौनों की आयु। क्या? खिलौनों की आयु मतलब टॉय एज कहा जाता है। तो कौन सी अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, कि उत्तर बाल्यावस्था को, या फिर शैशवावस्था को, या फिर इन सभी को खिलौनों की आयु कहा जाता है? तो आपको इसका क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप अपने मन में इसको रख लीजिए कि कौन सा इसका आंसर होगा। फिर मैं बताती हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आपका ए नंबर। कौन सा? पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था क्या है? खिलौनों की आयु है। लेकिन एक क्वेश्चन और आपका पूछा जाता है कि खेल की आयु क्या है। क्या? खेल की आयु क्या है? तो उसका आपका आंसर क्या होता? बाल्यावस्था होता। लेकिन खिलौनों की आयु यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन, पूर्व बाल्यावस्था आपका सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कई पेपर में आ चुका है, मैंने देखा है। तो ये क्वेश्चन आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो आप डाउट नहीं होना कि खिलौनों की आयु कौन सी है और खेल की आयु कौन सी है। तो खिलौनों की आयु कौन है? पूर्व बाल्यावस्था है, और खेल की आयु क्या है? उत्तर बाल्यावस्था है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तनाव और क्रोध की अवस्था है। क्या? तनाव और क्रोध की अवस्था है। तो शैशवावस्था, किशोरावस्था, की बाल्यावस्था, की वृद्धावस्था। तो आपको पता होगा कि जो तनाव और क्रोध किस अवस्था में आता है। तो आपको पता है कि जो किशोरावस्था होती है उसमें सबसे ज्यादा तनाव और क्रोध उसी अवस्था में आता है। किस में आता है? किशोरावस्था में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, परामर्श का उद्देश्य है। परामर्श क्या होता है? परामर्श का उद्देश्य क्या होता है, यहाँ पर आपको ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है, बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों का कारण का पता लगाना, कि बच्चों का समायोजन में सहायता प्रदान करना, कि उपरोक्त सभी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो परामर्श होता है उसमें बच्चों को क्या बनाना पड़ता है। तो इसमें क्या है? बच्चों को समझना होगा। टीचर का एक कर्तव्य भी होता है और एक परामर्श भी होता है कि बच्चों को सबसे पहले उसको क्या करे? समझे। ठीक है, और बच्चों की कमियों का के कारण का पता लगाए। कमियों का पता तो लगाना है, लेकिन कमी क्यों है ये भी उसको पता लगाना होता है। ठीक है, और बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान, मतलब बच्चे कैसे समायोजित हों समाज में, घर में, परिवार में, विद्यालय में, कक्षा में, और अपने दोस्तों के साथ कैसे समायोजित करें वो अपने आप को। तो उनको समायोजन में भी क्या सहायता प्रदान करनी पड़ती है। तो परामर्श के ये क्या है? सभी उद्देश्य हैं। तो आपका तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है? सही, उपरोक्त सभी। तो ये क्या है? तीनों ही क्या है? परामर्श के उद्देश्य हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर का, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। क्या? बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। मतलब बच्चों में अगर नैतिकता की स्थापना करनी है तो उसमें सबसे अच्छा इनमें से क्या होगा? तो ए ऑप्शन दिया हुआ है, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, कि उनका मूल शिक्षा पर मूल्यांकन करना, कि उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो देखो, धार्मिक पुस्तक पढ़ने बस से बच्चे में क्या नैतिकता आ जाएगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, और प्रातःकालीन ही क्या उपदेश तो देना ही नहीं है बालक को। आपका ये क्या है? नेगेटिव पॉइंट है। जब मैंने वीडियो में बताया है आपको, कई वीडियो मैंने बताई कि जो उपदेश है, और सर ने भी बताया है कि जो उपदेश है ये क्या है? नेगेटिव पॉइंट है, एक नेगेटिव टैग है। ठीक है, तो प्रातःकालीन में सभा में उपदेश भी नहीं देना है बच्चे को, और उनका मूल शिक्षा पर ही मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन करने से क्या नैतिकता बन जाएगी? नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही हो जाएगा। क्या? शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। एक शिक्षक अगर अपने बच्चों के साथ में क्लास में, विद्यालय में एक आदर्श रूप में व्यवहार करता है तो क्या है? बच्चों में नैतिकता आ जाएगी। आदर्श रूप का मतलब होता है कि बहुत अच्छे विचार, बहुत अच्छे रूल्स, ये सब करेगा तो बच्चों ऑटोमेटिक देख के क्या है? नैतिक व्यवहार करने लगेंगे और बच्चों में नैतिकता आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन अगला देखते हैं क्या है? 5वां क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? ठीक है, तो पहला दिया है यहाँ पर, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, कि सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो ये 4 दिए हैं आपको ऑप्शन, इनमें से एक सही है और 3 गलत है, तो आपको सही वाला बताना है कि कौन सा सही है। तो देखो यहाँ पर लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम कह देंगे कि लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं तो ये क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह हो जाता है। क्या लैंगिक पूर्वाग्रह का एक उदाहरण हो जाता है, और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि लड़के जो है अधिक बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, और लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, ये भी बिल्कुल ऐसा नहीं है। भाई जैसा उनको माहौल मिलेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो वैसे ही बन जाएंगे, और जैसी उनको शिक्षा मिलेगी वैसे ही बन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं या फिर लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर चौथा दिया है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, मतलब अधिकतर ऐसा होता है कि लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आपका ये डी नंबर भी क्या है, गलत हो जाता है। अब सी नंबर बचा आपका, तो क्या है ये, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है, बुद्धि तो सब में अलग अलग होती है और एक सी पाई जाती है, बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्या मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, की उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वंशानुक्रम है वो भी क्या है, बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। अब दूसरा दिया है यहाँ पर परिवार का वातावरण, तो भाई जैसा परिवार का वातावरण होगा बच्चे वैसे ही सीखेंगे, तो उनमें भी क्या है, मानसिक विकास का प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो बालक के मतलब मानसिक विकास क्या है, बहुत बेकार होता है। किसी के घर में बहुत शांति का वातावरण रहता है तो उनका मानसिक विकास बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, अब क्या है, अगला दिया है परिवार की सामाजिक स्थिति। परिवार की जो सामाजिक स्थिति, समाज के प्रति जैसा भी वो व्यवहार करते हैं परिवार वाले, उनमें भी क्या है, बच्चे के मानसिक विकास में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही सही हैं, तो क्या है, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 7वां दिया हुआ, वो क्या है देख लेते हैं हम। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। पियाजे हैं, जो जीन पियाजे हैं, उनके अनुसार उन्होंने क्या है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, और उन्होंने संवेदी क्रियात्मक अवस्था बताई है। जो मतलब उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन बताई हैं, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, दूसरी बताई है कौन सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी बताई है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और जो चौथी बताई है वो कौन सी बताई है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो संवेदी क्रियात्मक अवस्था है वो कौन से वर्ष से कितने वर्ष तक होती है। ठीक है, तो जन्म से 2 वर्ष, कि 2 से 7 वर्ष, कि 7 से 11 वर्ष, कि 11 से 16 वर्ष। तो आपको पता होगा कि ये कौन सी अवस्था है, फर्स्ट अवस्था है, और जो उनकी फर्स्ट अवस्था होती है वो क्या है, जन्म से 2 वर्ष तक होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है हमारा, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? यदि हमको बच्चों की रुचि बनाए रखना है तो आप इनमें से जो नीचे दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से सबसे अच्छी विधि का कौन सी विधि है जिसका आप चयन करेंगे बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए? तो ऑप्शन दिया है कि बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, कि स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, कि आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, या फिर बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। देखो, बच्चों को पढ़कर आने के लिए कहेंगे तो बच्चे में रुचि नहीं रहेगी, बोल याद करके तो आ जाएगा, और आप प्रश्न पूछेंगे तो वो उत्तर भी बता देगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं रहेगा। तो ये तो क्या हो जाता है, आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। अब दूसरा दिया हुआ है स्वयं गतिविधि करेंगे, मतलब शिक्षक स्वयं गतिविधि करे और बच्चों को बताएंगे। इसमें भी क्या है, बच्चे को लगेगा कि हम करते गतिविधि तो ज्यादा अच्छा रहता। इसमें तो क्या है, शिक्षक कर रहा है तो वो ही एक्टिव रहेगा, तो बच्चों को इसमें रुचि नहीं बढ़ाई जा सकती। तो ये आपका ये भी गलत हो जाता है। अब अगला दिया हुआ है
आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे अच्छी बात है, ठीक है। तो अभी हम इसको देख लेते हैं, अगले को देख लेते हैं। बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। देखो, बच्चों को शामिल करेंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे। बच्चों को शामिल करना अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा पॉजिटिव क्या लग रहा है, ये चौथा वाला लग रहा है क्या, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। जब बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे तो ज्यादा बच्चे में रुचि आएगी ना पढ़ने में, ठीक है। तो बच्चों में यदि रुचि बनाए रखना है तो बच्चों को ही काम दे दें कि तुम स्वयं ही ये करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनके बोझ डाल दें, उनको क्या है एक्टिव करके ही उनको देना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही हो जाता है इसका, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर 9 नंबर का दिया हुआ है, बच्चों में जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। जैसे कोई बच्चा जिज्ञासा उत्पन्न करता है तो उसकी जो जिज्ञासा होती है उसको शांत कब करना चाहिए, इसमें ए दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है जब शिक्षक फुर्सत में हो, कि जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, या फिर कुछ समय के पश्चात, या फिर तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। देखो, जब बच्चा जिज्ञासा कोई प्रश्न भी पूछता है जैसे क्लास में, तो ऐसा नहीं है कि जब शिक्षक फुर्सत हो जाए, मतलब वो कोई काम ना कर रहा हो तब उसको जिज्ञासा की बच्चे की शांत करनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा करेगा तो बच्चे में क्या है, नेगेटिविटी पैदा हो जाएगी। और जब विद्यार्थी फुर्सत हो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, तो ये भी क्या है, गलत हो जाएगा। कुछ समय के पश्चात, भाई कुछ समय के पश्चात क्यों, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब चौथा नंबर दिया है डी नंबर, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की हुई। जैसे बच्चे ने कुछ प्रश्न पूछा, उसकी कुछ जिज्ञासा है और उसको तुरंत जवाब मिल जाए तो वो क्या है, बहुत अच्छा समय होता है और उसको जिज्ञासा शांत करनी चाहिए टीचर को, जब बच्चे क्या है, जिज्ञासा करें। जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो तभी उसको क्या है, शांत करनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है, इसका राइट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला और लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा, तो यहाँ पर दिया हुआ, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। क्या है, यदि कोई माता पिता अनपढ़ हैं और उनके बच्चों को आप अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे इनमें से, कि आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, या फिर आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, या फिर आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, या फिर आप उसी मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो देखो, आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे ये बिल्कुल नहीं है, भाई वो तो पहले कुछ नहीं जानता, तो वो बात कैसे करने लगेगा, वो आपकी बात कैसे समझेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब अगला दिया हुआ है कि आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। नहीं भाई, बाध्य तो बिल्कुल नहीं करना है, अगर उसकी इच्छा है तो वो करे, या नहीं इच्छा तो बिल्कुल ना करे, उसको बाध्य बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, ओह ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है कि बच्चे को आप उसकी मातृभाषा में बोलने से रोक दें। कभी अगर उसको मातृभाषा में रोकने से बोलेंगे तो भाई इतनी जल्दी थोड़ी ना कोई भी भाषा सीख जाएगा, सबसे पहले तो वो मातृभाषा में ही सब कुछ करेगा ना, ठीक है। अब चौथा यहाँ पर दिया है, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। वेरी गुड, ये वाला जो ऑप्शन है चौथा नंबर एकदम क्या है, राइट है। क्यों, क्योंकि उसकी मातृभाषा से रिलेटेड है, उसको करके हमको कोई भी भाषा सिखानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मातृभाषा से रिलेटेड करके ही उसको अंग्रेजी भाषा सिखाने का प्रयास करेंगे तो क्या है, वो बच्चा अंग्रेजी सीख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, हम देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार बनाया गया, क्या मौलिक अधिकार बनाया गया? इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि इसका सही जो आंसर है वो क्या है। ऑप्शन देख लीजिए इसके क्या है, 85वां संविधान संशोधन, या फिर 86वां संविधान संशोधन, या फिर 87वां संविधान संशोधन, या फिर 88वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसको मौलिक अधिकार बनाया गया है, हमारे जो संविधान है उसमें इसको शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो वो कौन से संविधान संशोधन में बनाया गया है, और अगर आप बता सके तो इसका सन भी बता दें कि कौन सा संविधान संशोधन में बनाया गया है और वो कौन से सन में। सर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और 11वें नंबर का क्वेश्चन है जो उसका आंसर क्या है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।